बैजनाथ कोतवाली पुलिस ने रंगदारी मांगकर लोगों को परेशान करने वाले गोपाल चंद्र बनवासी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई मेला डुंगरी गरुड़ बैजनाथ निवासी बलवंत सिंह की शिकायत पर की गई। शिकायत के अनुसार आरोपी ने मकान ध्वस्त कराने के आदेश दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपए की अवैध मांग की थी और फर्जी शिकायत कर जेल भिजवाने की धमकी भी दी थी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी को गरुड़ से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया। गोपाल बनवासी का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। उस पर 2025 में भी रंगदारी का मामला दर्ज हो चुका है, जबकि 2011 के 366 और 306 के मामलों में वो 5 साल की सजा काट चुका है। उसकी लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस की यह कार्रवाई आवश्यक मानी जा रही है। उधम सिंह नगर के खटीमा में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें खटीमा रेंज, सुरही रेंज और खिलपुर रेंज के समस्त वन विभाग स्टाफ ने हिस्सा लिया। बैठक में विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स की भूमिका और उसकी जरूरत पर विस्तार से चर्चा हुई। यह फोर्स पूरे उत्तराखंड में फॉरेस्ट विभाग और WWF के सहयोग से बनाई गई है। ग्रामीणों को वन्यजीव संघर्ष से बचाव, आपात स्थितियों में सूचना देने और प्राथमिक प्रतिक्रिया देने की ट्रेनिंग दी जाती है। रेंजर महेश चंद्र जोशी ने कहा कि तीनों रेंज में KKS कॉरिडोर तैयार किया गया है, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने में मदद मिल रही है। उच्चाधिकारी के निर्देश पर WWF की टीम द्वारा यहाँ पर खटीमा रेंज में एक हमारा KKS कॉरिडोर है, जिसमें खटीमा, किलपुरा और सुरई रेंज, 3 रेंजों का KKS कॉरिडोर बनाया गया है, जिसमें हमारे वन्य प्राणियों का मूवमेंट लगातार बना रहता है। और जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा हाथी कॉरिडोर भी पुराना रहा है, तो इस संदर्भ में जो समीपी गांव हैं, उन गांवों के लोगों के साथ जो हमारा वन्यजीव संघर्ष की स्थिति आती है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ मिटिगेशन की जो स्थिति आती है, उसको रोकने और उसको कम करने के लिए VVPF नाम से हम लोगों ने एक ग्रामीण लोगों को जोड़ते हुए विलेज वॉलंटरी प्रोटेक्शन फोर्स नाम से कुछ लोगों को इसमें नॉमिनेट किया है। आज उन्हीं को मोटिवेट करने के लिए और उनको जागरूकता और उनको एक्टिवेट करने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था। इससे जो है हम लोगों को काफ़ी, क्योंकि हमें जो भी बेसिक मूवमेंट है, जो भी वन्यजीव के प्रारंभिक मूवमेंट की स्थिति जो की जानकारी जो होती है, वो हमें इन्हीं लोगों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा ही हम लोगों को इस चीज़ की जानकारी मिल पाती है। और इसीलिए हम लोगों ने इनको BBPF को बनवाया है, और ताकि ये लोग हमें वहाँ पर मौके पर इस चीज़ की मदद भी दें और लोगों को अपने स्तर से जागरूक भी करें। और जो भी इनकी प्रमुख समस्याएं होती हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ मिटिगेशन की, मानव वन्यजीव संघर्ष की, उसमें रोकथाम के लिए ये वहाँ पर आपसी विचार करके हमको उनके बारे में बताएं, ताकि हम उसको क्रियान्वित करने के लिए अपने प्रस्ताव वगैरह भेज सकें। आज की जो कार्यक्रम थी, हमने विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स जो पूरे उत्तराखंड में हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ और WWF के सहयोग से बनाया गया है। तो इसमें WWF का जो पार्टिसिपेशन रहता है, हम इन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और वन्यजीव संघर्ष से बचने का जो तरीके होते हैं वो उनको बताते हैं। डिपार्टमेंट के तरफ भी हमारा रोल रहता है कि इनको कुछ अगर मदद की ज़रूरत होती है तो हम WWF की तरफ से वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स बहुत ही ज़रूरी होता है वन्यजीव के जो संघर्ष है इसको रोकने के लिए, क्योंकि ग्रामीण ही होते हैं जो प्राथमिक स्तर पे गांव के और जंगल के आसपास के एरिया में रहते हैं। इन्हीं के पास सबसे पहली जो सूचना होती है इन्हीं के पास रहता है। कभी कभी एक पूरे क्षेत्र में स्टाफ एक ही रहता है, बट ग्रामीण बहुत लोग, 50 लोग ग्रामीण हो सकते हैं। तो ये वॉलंटियर फोर्स से हम इसी 50 लोगों से ऐसे 3-4 लोग हर गांव से हम लोग ने लिया है, उनको हमने एक टीम बनाई है और इन टीम के माध्यम से हम उस गांव में जो भी कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन होता है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो आज की मीटिंग उसी के दौरान थी कि क्या अभी संघर्ष किस किस तरीके का है, इस टीम को हम किस तरीके से और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उसी के ऊपर आज की हमने ये बैठक रखी थी। खटीमा गल्ला मंडी समिति के धान खरीद केंद्रों पर किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह 9 बजे तौल शुरू होनी थी, लेकिन 9:30 बजे तक भी तौल काम नहीं कर रही थी। मीडिया के वहां पहुंचने के बाद कर्मचारियों ने अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद अधिकारी ऑफिस पहुंचे। पूछने पर उन्होंने बताया कि कल की छुट्टी के कारण लेबर अभी तक नहीं पहुंची है। किसानों का आरोप है कि टोकन होने के बाद भी तौल नहीं हो पा रही है और दस्तावेज जमा करने के बावजूद उन्हें फोन तक नहीं आया। किसानों का कहना है कि देर से उन्हें आर्थिक नुकसान का डर बना रहता है। अधिकारियों को समय पर उपस्थित रहने और लेबर की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि किसानों को बार बार होने वाली इस समस्या से राहत मिल सके।
शाम को आए हैं, अभी तौल नहीं हुई है। 9 बज गए साहब, 9:15 हो गए। खाद्य विभाग के 3 सेंटर हैं और यूसीएफ के भी 3 सेंटर हैं। उनमें जो है खाद्य विभाग के क्रय केंद्रों पर सुबह 9 बजे से तोड़ शुरू होती है, शाम के 5 बजे तक निरंतर तोड़ जारी है। नहीं, लेबर काम कर रही है, काम शुरू हो गया है। पौड़ी जिला मुख्यालय में राजकीय शिक्षक संघ के आगामी जनपद अधिवेशन की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत राज्य आंदोलनकारी दिवाकर भट्ट और पूर्व जिला अध्यक्ष बलराज गुसाई को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। वक्ताओं ने राज्य निर्माण में दिवाकर भट्ट के योगदान और संगठन की मजबूती के लिए बलराज गुसाई द्वारा किए गए कार्यों को भावपूर्ण शब्दों में याद किया। बैठक में अधिवेशन की रूपरेखा, आयोजन व्यवस्था और शिक्षकों के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। संघ के जिला संरक्षक जयदीप रावत, जिला अध्यक्ष मनोज काला, ब्लॉक संरक्षक भवान सिंह नेगी सहित कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। सभी ने अधिवेशन को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई। सर्वप्रथम मैं उस दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अपनी देना चाहता हूं कि जिनके प्रयासों से और जिन्होंने की एक इनिशिएट लिया था इस राज्य को बनाने में, आज जो हमारे बीच नहीं है, हम उनको हमेशा वो अमर हो गए हैं इस उत्तराखंड राज्य में। और हम चाहते हैं कि जो उन्होंने सपना देखा था इस उत्तराखंड के लिए और इस उत्तराखंड की जनता के लिए, उस सपनों को हम साकार करें। हम एक शिक्षक के रूप में, तो शिक्षक का तो एक समाज का निर्माता होता है और समाज का निर्माता उस सेंस में होता है कि जो हमारे क्रांतिकारी साथी रहे हैं या जिन्होंने हमें कोई उपलब्धि दिलाई है, उनके नक्शे कदमों पर हम चलें, तो उसको चलाने के लिए हमारी जो भावी पीढ़ी है उसको हम शिक्षा दे सकें कि हमें अपने राज्य को, अपने देश को कैसे आगे बढ़ाना है। तो आज इस उपलक्ष्य में, क्योंकि यहाँ पर एक बैठक शिक्षकों के द्वारा रखी गई थी, तो उसमें हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उस दिवंगत आत्मा को स्मरण करें, उसको विनम्र श्रद्धांजलि दें और एक संकल्प भी लें कि हम आने वाले भविष्य में अपने उत्तराखंड को एक बहुत अच्छा राज्य बना सकें। सर्वप्रथम तो मैं राज्य आंदोलनकारी श्रद्धेय श्री दिवाकर भट्ट जी को इस शुभ अवसर पर उनकी पुण्य आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। निश्चित रूप से ये जो राज्य बना है, इन शहीदों की बदौलत बना है, इन आंदोलनकारियों की बदौलत बना है। साथ ही साथ इस शुभ अवसर पर इस संगठन के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, अपने बड़े भाई श्री बलराज गुसाई जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और नमन करता हूँ कि इन लोगों के संघर्षों से हम लोग आगे बढ़े हैं। श्री बलराज गुसाई जी भी आंदोलनकारी थे और उन्होंने भी बड़ा आंदोलन करा इस उत्तराखंड के लिए, तो दोनों लोगों को याद करता हूँ। हमको एक दुखद घटना भी आज सुनने में आई कि हमारे राज्य आंदोलनकारी दिवाकर भट्ट जी का आकस्मिक निधन हो गया है। तो हमने उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप भी 2 मिनट का मौन रखा और इससे पूर्व हमारे जो जिलाध्यक्ष थे श्री बलराज गुसाई जी, उनका भी आकस्मिक निधन हुआ था, तो उसके उपलक्ष्य में भी हमने 2 मिनट का मौन आज यहाँ पर रखा। पौड़ी गढ़वाल वन प्रभाग के पौड़ी नागदेव रेंज के अंतर्गत डोभाल ढांडरी में गुलदार के आतंक से परेशान ग्रामीणों को गुस्सा फूट पड़ा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने पौड़ी श्रीनगर हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। गुलदार को मारने के आदेश जारी न होने पर ग्रामीण लगातार नाराजगी जता रहे थे। इस स्थिति को संभालने के लिए जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन उन्हें ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। देखिए, मानव वन्यजीव संघर्ष की जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उस पर हमारा साफ तौर पे ये कहना है कि डिपार्टमेंट को अपनी व्यवस्थाएं पहले से करनी चाहिए। इन सारी घटनाओं पर विभाग का फेलियर एक हम लोग ये मानते हैं कि विभाग इन चीज़ों के लिए पहले से तैयार नहीं है। जो व्यवस्थाएं उनको पहले से करनी चाहिए, उन पर विभाग त्वरित कार्रवाई नहीं कर रहा है। जब किसी व्यक्ति को घायल कर दे रहा है या जान से मार दे रहा है, विभाग उसके बाद एक्टिव हो रहा है। यही कारण था कि आज यहाँ पे लोगों को एनएच जाम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि विभाग पूरी तरह से मुस्तैद और मजबूत नहीं है। यदि इस तरीके से काम होते रहेंगे तो लोगों को सड़कों पे निकलना लाजमी है, और लोगों को कोई शौक नहीं है अपने घर के कामकाज छोड़ के सड़कों पे निकलना। लोग अपने बच्चों को लेकर के, घास लकड़ी को लेकर के, मवेशियों को लेकर के बहुत चिंतित हैं, जिसको सरकार को त्वरित हल निकालना चाहिए, तभी कुछ बात बन पाएगी। देखो, ये प्रदेश आज से नहीं, ये जो हमारा पर्वतीय भूभाग है, पिछले 12-14 सालों से गुलदार और खूंखार जो वन्यजीव है, आदमखोर वन्यजीव है, उनकी यातनाओं से ग्रसित है। दिल्ली और देहरादून में बैठ करके इन पहाड़ों की पीड़ा को नहीं समझा जा सकता है। इन पहाड़ों की पीड़ा को समझने के लिए इस भूभाग में आना पड़ेगा। गुलदार जिस स्थिति में है, आज हम दिल्ली और देहरादून में बैठ के ये कह सकते हैं कि ये शेड्यूल 1 में हमने रखे हैं, विलुप्त होती चीज़ें हैं। पर सच्चाई ये है कि गांवों में कुत्तों की संख्या उतनी नहीं है जितनी आज आदमखोर गुलदारों की संख्या हो गई है। तो हमारा तो सरकार से यही निवेदन है कि अभी
इसको ना हम राजनीतिक मुद्दा के रूप में इसे प्रदर्शित कर रहे हैं, जैसे कि हमारे तमाम लोग कह भी रहे हैं कि न ये भाजपा का मुद्दा है, न ये कांग्रेस का मुद्दा है, न किसी एक गांव का मुद्दा है। ये पूरे सामूहिक उत्तराखंड के पर्वतीय भूभाग का मुद्दा है कि गुलदार जिस ढंग से मानव जीवन को हानि पहुंचा रहा है, हमारा सरकार से, प्रशासन से ये उम्मीद है, ये मांग है कि आप गुलदारों से मानव जीवन को सुरक्षित करने के लिए उपाय कीजिए और जो शेड्यूल 1 में गुलदारों को रखा गया है, शेड्यूल 1 से गुलदार को हटा करके उस श्रेणी में लाइए जहां पर कि मानव अपनी सुरक्षा कर सके। देखिए, आप भी इतने समय से देख रहे हैं कि जिलाधिकारी या कोई भी अधिकारी इस भाजपा सरकार में इतने ढीठ हो गए हैं कि उनको जनता की पीड़ा समझ में ही नहीं आती है। ठीक है, पिछले 5 दिनों से हम लोग यहाँ पे महिलाएं, सारी हमारे क्षेत्र की महिलाएं बैठी हुई हैं और वो एक महिला अधिकारी होने के बावजूद भी अभी तक उनका एक फ़ोन या वो स्वयं यहाँ पे आने को मतलब उचित नहीं समझ रही हैं। उस महिला का, जिस महिला पे गुलदार ने अटैक किया, उनके घर पे जाने की हिम्मत इन लोगों की नहीं है। डीएफओ गायब है। आप देखिए, अधिकारी पहले तो है ही नहीं जिले में, और जो प्रदेश के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी विधानसभा में जब गुलदार ने महिला को अटैक किया तो वहां पे सारा महकमा उस जगह पे बैठा हुआ है। वहां बिल्कुल गार्ड की तरह ये लोग सुरक्षा दे रहे हैं। क्या यहाँ के लोगों की, ये इनकी जान की कोई कीमत नहीं है? हमने जिस दिन ये खंडा में घटना हुई थी उसके तत्काल ही हमने उप जिलाधिकारी श्रीनगर के माध्यम से वन मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा था कि कम से कम वो सारे जितने हमारे क्षेत्र में गुलदार हैं उनकी संख्या निश्चित तो कर ले, स्पष्ट रूप से ये बता दे कि कितने गुलदारों की संख्या हमारे इस जनपद में है। साथ ही हमने उन्हें वन चौकी तत्काल खोलने की एक मांग की थी और जितने वहाँ पे वन कर्मचारी है उनकी गश्त ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आज भी ग्रामीण यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे थे, हमेशा की तरह आश्वासन दिया जाता है, कन्फर्मेशन लेटर उन्हें आज तक नहीं मिला है। अभी भी हमने ग्रामीण की एकजुटता में हम उनके साथ हैं और आगे भी हमेशा रहेंगे। आज उन्होंने अगर मीटिंग का बोला है, बस हम अगर ये नहीं होती है तो हम ग्रामीणों के साथ उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। आज जो जाम लगा है, यह आपको पता है कि हमारे यहाँ जो बाग का भय बना हुआ है, इसके कारण लगा है कि मैडम जी भी आए हैं यहाँ पे, और ये हम सरकार हमें यही न समझे कि हम हट गए हैं अपने उससे। अभी इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बाग को शूट करने का आदेश देंगे। आगे अगर ये सरकार हमारा यह मान नहीं रखेंगे तो हम जिला अधिकारी के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पे जनता का डिमांड ये था कि हम लेपर्ड को शूट कर दें जो अटैक किया है यहाँ पे महिला पे। तो उसके रिगार्डिंग हमने ये समझाया है इनको कि लेपर्ड को अटैक करने से पहले वैसे भी उसे कैप्चर और ट्रैंक्विलाइज करने की ज़रूरत होती है, जिसकी प्रोसेस और परमिशन ऑलरेडी चल रही है। परमिशन उसकी मिल चुकी है और उसके लिए प्रोसेस चल रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अभी ग्राउंड पर है, उन लोगों ने कैमरा ट्रैप लगा रखे हैं और उनकी जो टीम है वो लगातार यहाँ पे गश्त कर रही है टू कैप्चर द लेपर्ड। तो उसके लिए प्रोसेस चल रही है और यही समझाया हमने जनता को कि ऐसा नहीं है कि प्रशासन उनके सपोर्ट में नहीं है या कोई काम नहीं हो रहा है, बस शायद उनको ये दिख नहीं रहा था कि ग्राउंड पे कुछ हो नहीं रहा है, तो शायद इसलिए वो लोग थोड़ा नाराज़ थे और शूटिंग की परमिशन नहीं आई थी इसलिए नाराज़ थे। उसकी प्रोसेस चल रही है, इसी के रिगार्डिंग उन लोगों ने हमें हमारी बात को समझा और ये उठाया, धरना उठाया। कि अभी तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है किसी के भी अगेंस्ट। जेन्युइन कंसर्न था जनता का, जिस वजह से वो धरने पे बैठे थे और हमारे कहने पे या हमारे रिक्वेस्ट पे वो लोग वहाँ से उठ भी गए। तो उनके कोऑपरेशन के लिए ही हम इतने आभारी हैं कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं रहे। अल्मोड़ा में स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए बनाई गई रेफरल मॉनिटरिंग समिति की पहली बैठक आज जिलाधिकारी अंशुल सिंह की अध्यक्षता में जिला कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न अस्पतालों द्वारा भेजे गए सभी रेफरल मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने साफ निर्देश दिए कि आपातकालीन मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि गंभीर मरीजों को समय पर उपयुक्त चिकित्सा सुविधा मिलना सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि हर रेफरल केस में मरीज या परिजन का फोन नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए ताकि उपचार की अपडेट की जा सके। साथ ही 108 एम्बुलेंस सेवा और अस्पतालों के बीच तालमेल रखने पर जोर देते हुए कहा कि समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। जिलाधिकारी ने सभी अस्पतालों को जच्चा बच्चा मामलों का सुव्यवस्थित डेटा रखने के भी निर्देश दिए हैं। कमेटी की पहली बैठक थी तो हम लोगों ने काफ़ी उसमें पेशेंट बाय पेशेंट हमने करा। 1 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक जितने पेशेंट रेफर हुए थे तो अराउंड 13,000 से ऊपर पेशेंट के हमारे यहाँ इन पेशेंट मतलब जो आए थे, और उसमें से हमारी जो रेफरल रेट था वो 0.047% आया था।
बट ये एक और डेटे को बेटर करने के लिए हमने ये बोला है कि प्रेगनेंसी के कितने बच्चे आप डिलीवर करते हो, कितने रेफ़र करते हो, तो इस लेवल पे हमें डेटा हर CHC, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बेस हॉस्पिटल से चाहिए होगा। बेस हॉस्पिटल के पास ये डेटा था कि उन्होंने 224 के ऊपर डिलीवरी करी थी और 5 ही सिर्फ केसेस रेफ़र हुए थे, विच इज़ वेरी गुड। उन्होंने रेशियो काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है। अभी उनको सुपर स्पेशलिटी के जो केसेस थे वो रेफ़र हुए थे। तो टर्चरी केयर में आप देख सकते हैं कि बेस हॉस्पिटल इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। दूसरा हमने ये देखा गया कि 108 जो एम्बुलेंसेज रहती हैं उनको कैसे हम लोग प्रॉपर और इफेक्टिव फंक्शनिंग करा सके, उसके लिए भी CMO, CMS और इन सबसे अभी समन्वय के लिए एक मीटिंग रखी 108 की। तो कल ये लोग CMO साहब अपने लेवल पे 108 की मीटिंग एक ले लेंगे, जिससे ये इंश्योर हो जाएगा जैसे कोई पेशेंट अगर उसे डायरेक्टली बेस आना है तो वो क्या मानक बनाए जाएँ कि उसको रानी कितना जाना पड़े, डायरेक्टली हम बेस भेज सकें ताकि जो भी केयर है उनकी टाइमली हो जाए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।